नमस्कार स्टूडेंट, आज की आपकी इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज अपन ऊष्मागतिकी का जो अगला जो टॉपिक है वो अपन आज पढ़ने जा रहे हैं। तो अपना जो टॉपिक है वो है आंतरिक ऊर्जा, या फिर जिसको अपन इंटरनल एनर्जी कहते हैं। तो जो अणु परमाणु होते हैं, ठीक है ना, तो उसमें क्या है, वो समस्त ऊर्जाओं का योग होती है आंतरिक ऊर्जा, जिसमें अणुओं में पाई जाने वाली है ना विभिन्न प्रकार की ऊर्जाएं इसमें शामिल होती हैं, जिसको अपन आंतरिक ऊर्जा कहते हैं। इसको अपन या तो ई से प्रदर्शित करेंगे, इसको अपन या तो ई से प्रदर्शित करेंगे या फिर यू से प्रदर्शित करते हैं। ये दोनों, ठीक है ना, अक्षर रहेंगे, जिससे क्या है अपन आंतरिक ऊर्जा को प्रदर्शित करते हैं। तो जो आंतरिक ऊर्जा होती है ये समस्त प्रकार की ऊर्जाओं का योग होती है। तो इसमें अपन थोड़ा इसके बारे में पढ़ेंगे। तो ऊष्मागतिकी में आंतरिक ऊर्जा का विशेष महत्व होता है। जो ऊष्मागतिकी है तो उसमें आंतरिक ऊर्जा का एक विशेष महत्व होता है, और इसमें अणुओं में जो पाई जाने वाली है ना विभिन्न प्रकार की ऊर्जाएं इसमें शामिल होती है। तो वो अपन देखेंगे। इसमें निकाय में उपस्थित पदार्थ की निकाय में उपस्थित निकाय में उपस्थित निकाय में उपस्थित पदार्थ की निकाय में उपस्थित पदार्थ की सभी प्रकार की संभव ऊर्जाएं पदार्थ की सभी प्रकार की संभव ऊर्जाएं निहित होती हैं निहित होती हैं। इन सभी का योग आंतरिक ऊर्जा कहलाता है। इन सभी का योग आंतरिक ऊर्जा, या इसको इंग्लिश में इंटरनल एनर्जी कहते हैं, आंतरिक ऊर्जा कहते हैं। तो आंतरिक ऊर्जा में है ना जो मॉलिक्यूल होते हैं, तो इसमें विभिन्न प्रकार की ऊर्जाएं इसमें शामिल होती हैं, जैसे कि स्थानांतरण ऊर्जा, जिसको अपन ईटी से डिनोट करेंगे। ईटी यानी कि ट्रांसलेशनल एनर्जी। ईटी मतलब ट्रांसलेशनल एनर्जी। इसके बाद कंपन ऊर्जा, जिसको अपन ईबी यानी कि वाइब्रेशनल एनर्जी। ईबी मतलब वाइब्रेशनल एनर्जी। इसके बाद घूर्णन ऊर्जा यानी कि रोटेशनल एनर्जी। ER रोटेशनल एनर्जी। इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा EE इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा EE। अणुओं की अन्योन्य क्रिया ऊर्जा ऊर्जा
अणुओं की अन्योन्य क्रिया ऊर्जा EI इंटरेक्शन EI। इसके बाद एक और होती है नाभिकीय ऊर्जा न्यूक्लियर एनर्जी। नाभिकीय ऊर्जा नाभिकीय ऊर्जा EN न्यूक्लियर एनर्जी। आंतरिक ऊर्जा को U से प्रदर्शित करते हैं, या तो U या फिर E। तो इसको U को अपन लिखेंगे इस तरीके से, U बराबर ET प्लस EV प्लस ER प्लस EE और प्लस में EI और EN। इन सभी का जो योग होता है वो क्या है, आंतरिक ऊर्जा कहलाता है। आंतरिक ऊर्जा में जो ग्रेविटेशनल एनर्जी होती है या गुरुत्वाकर्षण ऊर्जा है, इसको शामिल नहीं किया जाता। आंतरिक ऊर्जा में गुरुत्वीय ऊर्जा को या गुरुत्वाकर्षण ऊर्जा को, जिसको पर ग्रेविटेशनल एनर्जी कहते हैं, एनर्जी को सम्मिलित नहीं किया जाता, सम्मिलित नहीं किया जाता। सम्मिलित नहीं किया जाता क्योंकि इसका कारण है कि जो अणु होते हैं, अणुओं का मास बहुत कम होता है। अणुओं का मास बहुत कम होता है। इनका मास बहुत कम होने के कारण, ठीक है ना, तो ग्रेविटेशनल एनर्जी है क्या इसमें काउंट किया या सम्मिलित नहीं किया जाता है, क्योंकि इनके जो अणु होते हैं बहुत छोटे होते हैं, ठीक है ना। तो उनका जो मास है ना, तो गुरुत्वाकर्षण की, है ना, सापेक्ष नगण्य मान लिया जाता है। इसलिए आंतरिक ऊर्जा में इसको अपन सम्मिलित नहीं करते हैं। आंतरिक ऊर्जा एक अवस्था फलन होता है, ठीक है ना, जो कि क्या है, पदार्थ की अवस्था पर निर्भर करता है। तो आंतरिक ऊर्जा क्या है, एक अवस्था फलन है। ये क्या होता है, एक अवस्था फलन है। अवस्था फलन जो कि क्या है, पदार्थ की अवस्था पर निर्भर करता है, यानी कि पदार्थ की प्रारंभिक और अंतिम अवस्था पर ये निर्भर करता है। इसलिए क्या है, ये अवस्था फलन यानी कि स्टेट फंक्शन होता है आंतरिक ऊर्जा। इसके बाद अपन आंतरिक ऊर्जा को मापने की एक विधि होती है, जिसको अपन बम कैलोरीमीटर बोलते हैं, ठीक है ना। तो उसको चित्र के द्वारा अपन यहाँ पे समझेंगे। तो चित्र में इसको बनाए ले रहा हूँ और उसको फिर अपन, है ना, डिटेल से उसको समझेंगे। ये बम कैलोमीटर का ये चित्र है, ठीक है ना, जिसमें आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन को अपन को ज्ञात करना है। तो इसके लिए अपन कैलोरीमीटर का उपयोग करते हैं, जिसको अपन बम कैलोरीमीटर कहते हैं। तो ये जो क्या है, एक स्टील का बना हुआ एक पात्र होता है, ठीक है। इसमें दो प्लेटिनम के दो तार लगे रहते हैं, ठीक है ना। ये दो प्लेटिनम के तार हैं और इसमें ऑक्सीजन यहाँ से प्रवाहित की जाती है, ठीक है ना। तो जो ऑक्सीजन का जो प्रवाह है, ये 20 वायुमंडलीय दाब होता है ना, 20 atm पर
20 ATM पर इसमें O2 गैस है ना भरी जाती है। इसमें एक जो पात्र है ये क्या है, पानी में यहाँ पे डूबा रहता है ना, ये वाटर है यहाँ पे, ये वाला तो ये वाटर है, यहाँ पे पानी भरा हुआ है। और यहाँ पे जो सबसे ऊपर वाला जो आवरण है इसको अपन इंसुलेटेड वाटर बाथ, यानी कि इसमें क्या है, इसको एक अन्य है ना वाटर बाथ में, जो कि क्या है ऊष्मा रोधी होता है, ठीक है ना, उसमें इसको डुबो दिया जाता है। टेम्परेचर मापने के लिए जो टेम्परेचर है ये 0.1 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर माप सकता है। 0.1 डिग्री सेल्सियस तक का जो टेम्परेचर है ये थर्मामीटर माप सकता है। इसको ब्लोडेड करने हिलाने के लिए इसमें ब्लोडक लगा रहता है, ठीक है ना, जो कि क्या है पानी को क्या है घोलता रहता है। इसमें 2 इलेक्ट्रोड है, एक प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड होते हैं। ये जो प्लेटिनम के ये क्या है, ये प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड है, एक जे है एक जे है। तो इसका जो प्रारंभिक पार्ट है इसको नोट कर लेते हैं अपन। और इसके बाद इसमें क्या है विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, ये इलेक्ट्रोड है, ठीक है ना। और इसके अलावा जो एस है इसमें एक अन्य है ना सबस्टेंस इन प्लेटिनम कप, ये एक प्लेटिनम का कप होता है, ठीक है ना। ये प्लेटिनम के 2 इलेक्ट्रोड हैं, प्लेटिनम का एक कप होता है। इस कप में जिसका भी अपन को है ना ये ऊष्मा परिवर्तन ज्ञात करना होता है उसको अपन इस कप में भर देते हैं। ये जो क्या है ये प्लेटिनम का एक तार होता है जो कि दोनों इलेक्ट्रोडों को क्या है जोड़ता है। और इसमें ये कप बना हुआ है, तो इस कप में अपन है ना जिस भी पदार्थ का अपन को है ना आंतरिक ऊर्जा ज्ञात करना है वो इसको अपन इसमें भर देते हैं। और जैसे ही इसमें जब विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने के पहले अपन इसका जो तापमान है वो अपन नोट कर लेते हैं, ऊष्मा होती है उसको नोट कर लेते हैं। और जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो इसमें जो ऊष्मा परिवर्तन होता है या तापमान है ना में जो वृद्धि होती है उसको क्या है अपन नोट कर लेते हैं। और इस तरीके से अपन है ना इस पदार्थ की जो आंतरिक ऊर्जा है वो अपन ज्ञात कर लेते हैं। ये इस तरीके का पात्र इसलिए बनाया जाता है क्योंकि क्या है ये उच्च दाब को सहन कर सकता है, ठीक है ना। इसलिए इसमें निश्चित आयतन पर जो अभिक्रिया है वो अपन यहाँ पे इसमें करवाई जाती हैं, ठीक है। तो इस तरीके से अपन है ना आंतरिक ऊर्जा का जो मापन है वो अपन कर सकते हैं इसमें है ना बम कैलोरीमीटर के द्वारा। इसका चित्र है। इसके बाद है ना ये देखने के बाद अब इसके बाद अपन देखते हैं और आगे का टॉपिक। इसके बाद आते हैं अपने ऊष्मागतिकी के नियम। तो ऊष्मागतिकी के 3 नियम है, इसमें अभी अपन पहला नियम पढ़ेंगे और उसका जो व्यंजक होता है या जो गणितीय फॉर्मूला होता है वो भी अपन निकालना देखेंगे। तो मैं इसको इरेज किए दे रहा हूँ और इसके बाद अपन देखेंगे ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम, जिसे अपन ऊर्जा संरक्षण का नियम भी कहते हैं। ऊष्मागतिकी के जो पहला नियम है ये विभिन्न रूपों में ऊर्जा परिवर्तन को बताता है कि जो ऊर्जा है वो एक रूप से दूसरे रूप में कैसे बदलती है ना, इसलिए इसको ऊर्जा संरक्षण का नियम भी कहते हैं अपन। तो इसमें अपन देखेंगे ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, उत्पन्न किया जा सकता है, ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। इसे केवल एक रूप से
इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। इसी को अपन ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम या फिर इसी को अपन ऊर्जा संरक्षण का नियम भी कहते हैं। इसी को ही अपन ऊर्जा संरक्षण का नियम भी कहते हैं। ऊर्जा संरक्षण का नियम भी कहते हैं। इसके बाद एक साइंटिस्ट थे मेयर और हेल्महोल्ट्ज। मेयर तथा हेल्महोल्ट्ज के अनुसार मेयर तथा हेल्महोल्ट्ज मेयर तथा हेल्महोल्ट्ज के अनुसार मेयर तथा हेल्महोल्ट्ज के अनुसार किसी भी प्रकार की ऊर्जा को किसी भी प्रकार की ऊर्जा को किसी अन्य प्रकार की किसी भी प्रकार की ऊर्जा को किसी अन्य प्रकार की ऊर्जा के किसी अन्य प्रकार की ऊर्जा के खर्च किए बगैर प्राप्त नहीं किया जा सकता। किए बगैर प्राप्त नहीं किया जा सकता। प्राप्त नहीं किया जा सकता। कहने का मतलब है यदि आपको प्रकाश ऊर्जा प्राप्त करना है तो आपको विद्युत ऊर्जा को खर्च करना पड़ेगा। ठीक है ना। तो अगर आपको ताप ऊर्जा चाहिए तो भी आपको है ना विद्युत ऊर्जा खर्च करनी पड़ेगी या ईंधन आपको जलाना पड़ेगा, तभी आपको है ना ऊष्मा या ताप मिल पाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि एक ऊर्जा जब अपन खर्च करेंगे तब जाके अपन को दूसरी ऊर्जा मिल पाएगी। ऐसा संभव नहीं है कि आप बिना कुछ किसी ऊर्जा के आप कोई किसी प्रकार की ऊर्जा प्राप्त कर ले, है ना। तो इस कथन का यही मतलब है कि किसी प्रकार की यदि ऊर्जा को आपको प्राप्त करना है तो आपको एक दूसरे प्रकार की ऊर्जा को खर्च करना पड़ेगा। ठीक है ना। तो कोई भी ऐसा तंत्र या कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं है जो बिना ऊर्जा के है ना कार्य में बदल जाए। ठीक है ना। तो इसका सेंस होता है। ठीक है ना। और इसके अपन उदाहरण भी देखेंगे अपन, जैसे प्रकाश ऊर्जा है। ठीक है ना। या मान के चलो जब विद्युत ऊर्जा है ना। तो विद्युत ऊर्जा जब अपन किसी यंत्र या तंत्र को देते हैं अपन, ठीक है ना, तो वो या तो है ना कुछ उस गर्म भी हो जाता है ना, तो यानी कि ताप ऊर्जा में बदल जाती है वो। इसके अलावा वो प्रकाश ऊर्जा में बदल जाती है। ठीक है ना। तो विभिन्न प्रकार के जो यंत्र होते हैं वो क्या है, विद्युत ऊर्जा को विभिन्न रूपों में बदल देते हैं। तो ऊर्जा का क्या है, एक रूप से दूसरे रूप में केवल स्थानांतरण होता है ना, केवल परिवर्तन होता है। ना तो उसको अपन उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही अपन उसको नष्ट कर सकते हैं। तो जो ऊर्जा होती है उसका जो मान है वो निश्चित होता है, बस केवल उसका क्या है एक रूप से दूसरे रूप में है ना परिवर्तन होता है। तो इस तरीके से अपन ने ये ऊर्जा संरक्षण या ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम और जो मेयर और हेल्महोल्ट्ज ने जो कथन दिया था है ना, तो वो अपन ने इसमें यहाँ पे देख लिया।
इसके बाद अपन ऊष्मागतिकी का जो व्यंजक होता है उसको भी अपन यहाँ पे निकालना देखेंगे। व्यंजक देखने से पहले अपन प्रथम नियम है ना, इसकी कुछ अपन जो पुष्टि करने वाले जो तत्व हैं उसको अपन देख लेते हैं। तो इसमें जो पहला तत्व है कि अभी तक कोई भी ऐसी मशीन नहीं बनी है जो बिना ऊर्जा के कार्य कर सके। यदि अपन मशीन से कार्य करवाना है तो अपन उसको ऊर्जा उसको देनी ही पड़ेगी। ये इसका पहली है ना पुष्टि करने का पहला प्रमाण है कि कोई भी जो मशीन है, कोई भी यंत्र है, वो बिना ऊर्जा के कार्य नहीं कर सकता है। दूसरा इसका उदाहरण ये हो जाएगा कि कोई तापक है, कोई हीटर है, हीटर में जैसे ही अपन विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो वो क्या है, गर्म हो जाता है, यानी कि वहां पे जो विद्युत ऊर्जा है वो ताप ऊर्जा में बदल जाती है। कोई विद्युत बल्ब है ना, तो विद्युत धारा जैसे ही अपन उसमें प्रवाहित करेंगे तो वो गर्म हो जाता है और साथ में प्रकाश ऊर्जा भी देने लगता है। तो उसकी जो विद्युत ऊर्जा है वो दो भागों में बढ़ जाती है, कुछ प्रकाश ऊर्जा में और कुछ उसकी ताप ऊर्जा में बदल जाती है। तो इस तरीके से है ना इसके प्रमाण की पुष्टि होती है कि जो ऊर्जा है, ऊर्जा का रूपांतरण होता है। इसके बाद अगला है जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, ठीक है ना, तो उसमें जो ऊर्जा है वो भी क्या है, संरक्षित रहती है। यदि अपन क्रिया करा रहे हैं तो जितनी ऊर्जा वो क्रिया करने में लेती है, ठीक है ना, तो उसको जब अपन विखंडित या मान चलो उसको रिवर्स करवाते हैं तो भी क्या है, उतनी ही मात्रा में ऊर्जा अपन को प्राप्त हो जाती है। तो इसका अपन एक उदाहरण देखेंगे। रासायनिक क्रियाओं में भी क्या है, ऊर्जा का है ना संरक्षण होता है। तो जैसे मान के चलिए पानी है, H2O है, यदि इसका जब अपन विद्युत अपघटन कराएंगे तो जो ऊर्जा लगेगी इसमें 286 जूल ऊर्जा लगती है, इसमें 286 किलो जूल ऊर्जा लगेगी। जब इसका अपन विद्युत अपघटन कराएंगे तो इसमें आपको जो बनेगा H2 और प्लस में O2, प्लस में क्या बन जाएगा, O2 बन जाएगी। ये क्या है, ये लिक्विड रूप में होता है, ये लिक्विड है ना। लास्ट में जो बनेगा ये गैस में बनेगा और ये भी क्या है, गैस में प्राप्त होता है। तो जब पानी का अपन विद्युत अपघटन कराएंगे तो ये क्या है, 286 किलो जूल ऊर्जा है ना लेता है और उसके बाद ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में परिवर्तित होता है। जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की क्रिया कराते हैं अपन, जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जब अपन क्रिया कराएंगे तो इसमें क्या है, जो ऊर्जा है H2O पानी बन जाएगा और प्लस में 286 किलो जूल ऊर्जा इसमें प्राप्त हो जाती है। तो कहने का मतलब है जब जल का अपन विद्युत अपघटन कराएंगे तो जितनी मात्रा में ऊर्जा इसमें लगती है, ठीक है ना, और तो इससे गैसें प्राप्त हो जाएंगी और जब इन दोनों की क्रिया अपन जब कराते हैं है ना, तो लास्ट में पानी यानी कि ये लिक्विड बन जाता है पानी और साथ में क्या है, 286 किलो जूल ऊर्जा मुक्त होती है। तो जो रासायनिक अभिक्रिया होती है उनमें भी जो ऊर्जा है वो संरक्षित होती है, ठीक है ना। तो ये कुछ नियम की ये पुष्टि थी या जो पुष्टिकरण के जो तथ्य थे जो ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम को है ना सत्य साबित करते हैं। अब इसको मैं इरेज किए दे रहा हूं और इसके बाद अपन देखेंगे ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम का गणितीय व्यंजक। गणितीय व्यंजक, इसमें ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम का गणितीय व्यंजक देखेंगे। तो इसमें अपन लिखेंगे माना किसी तंत्र को Q ऊष्मा दी जाती है। कोई तंत्र है, ठीक है, और उसको क्या है अपन Q ऊष्मा दे रहे हैं अपन, तो क्या होगा, तंत्र की जो आंतरिक ऊर्जा है, तंत्र की आंतरिक ऊर्जा की ऊष्मा अपन देते हैं, ठीक है ना, तो दी गई ऊष्मा तंत्र की आंतरिक ऊर्जा में, तो जो तंत्र की आंतरिक ऊर्जा है, आंतरिक ऊर्जा U1 में
वृद्धि हो जाती है। जो तंत्र की जो आंतरिक ऊर्जा है, ठीक है ना, में वृद्धि हो जाती है। जब किसी तंत्र को Q ऊष्मापन देखेंगे, ठीक है, तो उसकी जो आंतरिक ऊर्जा है वो क्या है, U1 में, या आंतरिक ऊर्जा U1 में वृद्धि हो जाती है, तथा साथ साथ तंत्र द्वारा बाह्य कार्य में व्यय होती है, जो कि तंत्र के बाह्य कार्य में व्यय हो जाती है या खर्च हो जाती है, तो इसकी क्या है ना, बाह्य कार्य में ऊर्जा जो है वो खर्च हो जाती है, जिससे इसकी जो आंतरिक ऊर्जा है बढ़कर, जिससे इसकी आंतरिक ऊर्जा बढ़कर U1 प्लस Q हो जाती है, Q हो जाएगी, U1 प्लस Q हो जाएगी। अब तंत्र तंत्र द्वारा किया गया कार्य W हो तो इसकी अंतिम आंतरिक ऊर्जा, तो तंत्र की अंतिम आंतरिक ऊर्जा U2 का मान, U2 का मान है वो हो जाएगा U2 बराबर U1 प्लस Q और माइनस में W। तंत्र को जो ऊष्मा है वो Q दी गई थी, जब Q ऊष्मा दी जाएगी तो इसकी आंतरिक ऊर्जा U1 में थोड़ी वृद्धि हो जाएगी, यानी कि प्लस। अब तंत्र द्वारा कार्य किया जाता है ना, तंत्र द्वारा जो किया गया कार्य है वो है W, तो ये माइनस आ जाएगा। इसका अपन पक्षांतर करेंगे, इसको अपन को इस साइड ले जाना, इस U को अपन को दूसरे साइड ले जाना है, तो ये हो जाएगा U2 माइनस U1 बराबर में Q माइनस W हो जाएगा। U2 और U1 क्या है, ये प्रारंभिक और अंतिम आंतरिक ऊर्जाएं हैं, है ना, प्रथम और लास्ट वाली आंतरिक ऊर्जाएं होती हैं, जिसको अपन U2 माइनस U1 इसको अपन प्रदर्शित करेंगे डेल्टा U से, इसको अपन प्रदर्शित करते हैं डेल्टा U से। तो इसका जो समीकरण हो जाएगा डेल्टा U बराबर में Q माइनस W। ये क्या होता है, ये तंत्र द्वारा कार्य किया जाता है। जब तंत्र द्वारा कार्य किया जाएगा तो Q माइनस W होता है, लेकिन अगर तंत्र पर कार्य किया जाए, यदि तंत्र द्वारा किए गए कार्य के लिए तंत्र द्वारा किया गया कार्य, जब तंत्र के द्वारा कार्य किया जाता है
तो माइनस आता है। लेकिन यदि तंत्र पर किए गए कार्य के लिए, यदि तंत्र पर कार्य किया जाए, तंत्र पर किया गया कार्य, तंत्र पर किया गया कार्य फिर हो जाएगा ये डेल्टा यू बराबर क्यू प्लस डब्ल्यू। ये ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम का व्यंजक होता है। ये ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम का व्यंजक होता है, डेल्टा यू बराबर क्यू प्लस डब्ल्यू। इसके बाद यदि अपन इसको चक्रीय प्रक्रम के लिए देखें तो चक्रीय प्रक्रम में जो आंतरिक ऊर्जा की जो प्रारंभिक और अंतिम अवस्थाएं वो एक ही होती हैं, है ना। तो यहाँ पे अपन देखेंगे चक्रीय प्रक्रम के लिए, जिन दोनों की जो अवस्थाएं होती हैं वो एक ही होती है, यानी कि U2 बराबर U1 ये बराबर हो जाती हैं। तो इस कंडीशन में जो डेल्टा यू हो जाएगा, डेल्टा यू बराबर 0 हो जाता है। डेल्टा यू क्या है, ये 0 हो जाता है। और जब ये डेल्टा यू 0 हो जाएगा तो ये आ जाएगा Q बराबर W। ये क्या हो जाता है, Q बराबर W हो जाता है, जिसका मतलब है किया गया कार्य अवशोषित ऊष्मा के बराबर हो जाता है। जो भी तंत्र द्वारा कार्य किया जाता है ना, तो जितनी वो ऊष्मा अवशोषित करेगा उतना ही वो कार्य करता है। तो अवशोषित ऊष्मा किए गए कार्य के बराबर हो जाती है, जो कि ये चक्रीय प्रक्रम के लिए है। तो इस तरीके से अपन ने, है ना, ऊष्मागतिकी के जो प्रथम नियम है ना, इसका अपन ने गणितीय व्यंजक देखा है। अब इसके बाद जो अगला जो टॉपिक आता है वो आता है अपना एंथैल्पी का। तो अगली जो क्लास होगी वो अपनी एंथैल्पी के बारे में रहने वाली है। तो आज तक की क्लास में बस इतना ही। इसी तरीके से हंसते रहिए, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। नमस्कार।